हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को स्टडी विद गीता मैम के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर्स के 15 सीडीपी के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता की, दूसरा सुगमकर्ता की, तीसरा निर्देशक की, चौथा तालमेल बैठाने वाले की। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सुगमकर्ता की। बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु जो है शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? पहला है ऑप्शन उच्च क्षमता, उच्च आत्म क्षमता, दूसरा निम्न औसतीय मानसिक क्षमता, तीसरा है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, और नेक्स्ट है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो है काल्सनिक का विचार था कि वह जो है वह हर बच्चा जो अपने आयु स्तर में बच्चों की किसी योग्यता में अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों में योगदान दे सके, वह जो है प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। तो इस ऑप्शन में जो है इसका बी ऑप्शन जो है निम्न औसतीय मानसिक क्षमता है, ये जो है प्रतिभाशाली बच्चा की नहीं है। बाकी उच्च आत्म क्षमता भी होगी और ये समस्या का समाधान भी कर सकेगा, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया भी होगी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, कहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा संभावित दंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, संभावित दंड। कहलवर्ग के सिद्धांत के जो है पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों में नैतिक तर्क के आधार जो है दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है। वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले। तो इसमें है नैतिक निर्णय। तो दोस्तों, नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो है अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त रहता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। पहला ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, दूसरा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, तीसरा याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, और चौथा है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए कि वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, दूसरा सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, चौथा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और चौथा ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विकास तथा अधिगम की गति सदैव एक समान नहीं होती है। इनकी गति में तीव्रता और मंदता या उतार चढ़ाव ये सब लक्षण दिखे जाते हैं।
अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। दूसरा, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। और चौथा है आकलन शिक्षा के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। चौथा है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। आकलन का प्रयोजन जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया और सामग्री का सुधार करना है। आकलन का जो है प्रयोजन यही के लिए न करते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और सुधार करने में। दैनिक गतिविधि और अभ्यास के उपयोग से जो है अधिगम पर बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है जो आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैसे कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा सामवेगिक चिंतन, तीसरा अहमवादी चिंतन, चौथा अपसारी चिंतन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मकता का व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा जो है उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो मतलब अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से नहीं जानता हो। चिंतन तभी प्रभावी होता है जब विषय के बारे में पहले से ज्ञान हो। तो अपसारी चिंतन का संबंध जो है सृजनात्मकता से है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर उनके बारे में पहले से कुछ जानते रहते होते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। और तीसरा ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, जिस क्वेश्चन में आपको वाइगोत्स्की मिल जाए और ऑप्शन में सामाजिक मिले तो आंख बंद करके वही आंसर लगा दीजिए। आपका 99.99% जो है वही संबंध सही ही होगा। वाइगोत्स्की का संबंध जो है सामाजिक वातावरण से है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बच्चे। पहला ऑप्शन, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना के ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। और चौथा ऑप्शन है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। वृद्धि और विकास की मंजिल में जो है जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। बच्चे जो है जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, इसलिए वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। दूसरा, बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियों करने पर दंड ना देते हो। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उससे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। चौथा ऑप्शन है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है क्योंकि वो त्रुटि करेगा तभी तो कुछ नया सीखेगा।
11 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वो जो है दिए हुए अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तीसरा ऑप्शन है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा के विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें। और चौथा नियम है, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, यह आवश्यक है कि वो अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शाम तक कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। उनकी यह ... में विविधता के कारण है। पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, दूसरा अधिगम शैली, तीसरा परावर्तकता स्तर, चौथा मूल्य। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिगम शैली। अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण बालकों की पढ़ने की प्रवृत्तियां में अंतर आ जाता है, इसलिए सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले ही पढ़ना चाहता है जबकि मदन जो है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। पहला ऑप्शन है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ जो है कक्षा 1 और 2 के शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों ये अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों सिर्फ ये टेस्ट मारने से नहीं, आप लोग जो है मतलब सलूशन देखिए और कौन ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा और वो क्यों नहीं करेक्ट होगा इस पे भी फोकस कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है जैविक क्रिया विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, दूसरा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, तीसरा है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, चौथा हमारे आसपास का वातावरण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय जो है जैविक क्रिया विशेषताओं या वंशानुक्रम सूचनाएं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग को ये 15 में कितना सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कम से कम 50-60 लाख भी लाइक भी नहीं आता है, इतना लोग वीडियो देखते हैं, अगर लाइक करते हैं तो मैं आप लोग के लिए डेली जो है 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। जो ये 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। पहला ऑप्शन, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा, जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति और मूल्य विश्वासों को प्रभावित करता है।
तीसरा ऑप्शन है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। चौथा, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं एक बात और बता दूं, आप अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम में फेल कभी नहीं होंगे, पास कर ही जाएंगे। भले रही मार्क्स की बात, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे सिर्फ प्रीवियस पढ़ने से, लेकिन आप पास ज़रूर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पास ही नहीं, मेरिट लिस्ट में बनने के लिए आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स ज़रूरी है। तो आप लोग डेली मॉक टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है और इसकी पहुंच जो है दिनों दिन बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यह समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद, बाय।